आज का जो विषय मैंने चुना है तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। डॉक्टर्स में भी अभी थोड़ा धीरे धीरे हो रही है और लेमैन में तो बहुत ही, जो नॉन मेडिकल में तो और भी कम है। मगर ये इतना महत्वपूर्ण है साथियों कि आप जब सुनेंगे इस चर्चा को तो आपको भी लगेगा कि ये विषय तो वाकई में हमें पता होना चाहिए। मैं बिल्कुल संक्षेप में अगर कहूं, इसका इंट्रोडक्शन दूं तो हमारे स्किन पे और हमारे आंतों में करोड़ों बैक्टीरिया, मतलब आप समझते हैं सूक्ष्मदर्शी से जो देख सकते हैं बैक्टीरिया तो सभी लोग समझते होंगे। करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं हमारे साथ और हमारे साथ हजारों लाखों साल से उनका आपस में हमारा एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का मतलब यह है एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। वो करोड़ों बैक्टीरिया जो हमारे आंतों में हैं और हमारे स्किन पर हैं, वो हमारे साथ को इवॉल्व हुए हैं। जैसे हम इवॉल्व हुए हैं वो भी इवॉल्व हुए। और आपको शायद मालूम होगा कि अब जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है उसमें वो वाली चीज तो अब खारिज हो गई है कि वो डीएनए जो है एक वो सूप बन गया। जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी वो केमिकल्स उबलने लगे, बिजली गिरी और इस तरह से वो डीएनए बन गया। ये अब बात ऑलमोस्ट खारिज है। अब ये कह रहे हैं कि साहब जो उल्का पिंड एस्ट्रॉइड्स आए उनके साथ बैक्टीरिया आए और वो बैक्टीरिया पहले वो बने जीवन के आधार। तो बैक्टीरिया तो हमारे एक तरह से एंसेस्टर्स हैं और हमारे अंदर करोड़ों बैक्टीरिया है। एक्चुअली जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो ये बड़ी उम्मीद की गई कि ह्यूमन जीनोम से कमाल हो जाएगा और ये बीमारियों को बिल्कुल खत्म कर देगा ह्यूमन जीनोम, जब पता चल जाएगा कौन सी जीन किस डिजीज के लिए है। मगर वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो कुछ खास नहीं कर पाया। और एक और बड़ी आश्चर्य की बात हुई कि ह्यूमन जीनोम में 25,000 ही जीन्स मिले, जबकि हमें कम से कम 1 लाख जीन्स की तलाश थी जो डिफरेंट हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर सके। सवाल ये हुआ कि 75,000 जीन्स कहाँ चले गए, वो कहाँ गायब हो गए? वो गायब कहीं नहीं हुए। वो जीन्स हमारे बैक्टीरिया से आए हैं। जो बैक्टीरिया हमारे हाथों में रहते हैं विशेष रूप से, और स्किन पे भी रहते हैं और जगह भी रहते हैं, वो जो बैक्टीरिया हैं उनके जीन्स से हमारा कंप्लीट हो रही है कहानी। यानी हम साथियों एक कॉलोनी है, हम एक सिम्बियोटिक कॉलोनी है और उसमें बैक्टीरिया का ये फ्रेंडली बैक्टीरिया जो हमारे साथ करोड़ों वर्षों में को इवॉल्व हुए हैं वो हमारे सफर में साथी है, सहयोगी। और हम क्या कर रहे हैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। हम क्या कर रहे हैं, हम जो है ऐसा माहौल ह्यूमन बीइंग ने पैदा कर दिया है, और कोरोना में तो और भी हो गया, कि जैसे कि ये बैक्टीरिया जो हैं ये एनीमीज हैं, जैसा वो टीवी एड्स में दिखाते हैं ऐसे करके, और हमारे ऊपर खात लगाए बैठे हैं और इन्हें खत्म करो, डिसइंफेक्शंस करो, हर जगह डिसइंफेक्शन करो, सारे पोछा भी डिसइंफेक्शन का लगाओ, एंटीबायोटिक खाओ। हुआ यह है साथियों कि इससे एक बहुत गंभीर संकट स्वास्थ्य का पैदा हो गया है मानव जाति के लिए। इसीलिए मैंने एक आर्टिकल लिखा प्रभु प्रेरणा से, जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, डिटीरियोरेटिंग ह्यूमन माइक्रोबायोम एंड इमर्जिंग ग्लोबल हेल्थ चैलेंज। ये मेरा आर्टिकल अभी पिछले साल एंड में पब्लिश हुआ था IJCH में, इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, पबमेड इंडेक्स जर्नल है ये। आपको इसी टाइटल से मिल जाएगा, डिटीरियोरेटिंग ह्यूमन माइक्रोबायोम डैश एंड इमर्जिंग ग्लोबल हेल्थ चैलेंज। इसमें मैंने जो मुझे समझ में आया, मैंने काफी कुछ इसमें डाला है ये बताने के लिए कि ये जो एंटीबायोटिक्स का मिसयूज हो रहा है, जो हम ये फास्ट फूड खा रहे हैं, जो हम हर जगह
कोरोना पीरियड में जस्टिफाइड था कुछ हद तक, हालांकि कोरोना में भी आया है कि सरफेसेस पे जो हम कर रहे थे उसका कोई खास हमें, ऐसा मुझे जितना मैंने पढ़ा है उतना लाभ नहीं मिला, एयरबोर्न ज्यादा है। खैर अब तो भगवान करे कि अब कोरोना जो है वो दोबारा से उस विकराल रूप में ना आए। तो अब कोरोना के बाद ये इनका यूज और बढ़ गया है, सैनिटाइजर्स, ये माइक्रोबायोम की रिसर्च ये कहती है कि अगर हम जरूरत से ज्यादा इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे फ्रेंडली बैक्टीरियाज को जो हमारे आंतों में है, विशेष रूप से स्किन में, उन्हें डिस्ट्रॉय करके जो डेलिकेट बैलेंस है वो खत्म कर देता है। ऐसा समझिए ये जो कोरोना बैक्टीरिया है हमारे उसमें हमारे इंटेस्टाइन में, ये कोरोना बैक्टीरिया ये हमारे फुट सोल्जर्स हैं। जैसे बॉर्डर पे हमारे सिपाही रहते हैं और कोई भी आ जाए, एनिमी, कोई टेररिस्ट, कोई दुश्मन देश का, वो तुरंत उसको चैलेंज करते हैं, उसको या तो अरेस्ट कर देते हैं, मार देते हैं। ऐसे ही ये फ्रेंडली बैक्टीरिया हमारे आंतों में रहते हैं, और कोई भी बैक्टीरिया अगर आता है बाहर से तो इसे वो कंपटीशन के द्वारा उसको एलिमिनेट कर देते हैं। ये हमारे फुट सोल्जर्स हैं। यही करोड़ों बैक्टीरिया, फ्रेंडली बैक्टीरिया, हमारी इम्यून सिस्टम की ट्रेनिंग करते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम का ट्रेनिंग कॉलेज है। मगर जब हम अननेसेसरी एंटीबैक्टीरियल सोप, एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट्स, एंटीबैक्टीरियल डिसइंफेक्टेंट्स फालतू में जरूरत से ज्यादा यूज करते हैं और एंटीबायोटिक्स खाते हैं बिना बात में, तो हमारी हेल्थ को इतना नुकसान होता है कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा। कम से कम 30 बीमारियां, ध्यान दीजिएगा, 30 इंपॉर्टेंट इलनेसेस आर बीइंग लिंक्ड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन माइक्रोबायोम, जिसमें टाइप 1 डायबिटीज भी है, ओबेसिटी भी है, अस्थमा भी है, ऑटोइम्यून डिजीज लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी है। दुनिया भर की बीमारियों का सीधा संबंध निकल के आ रहा है द डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन माइक्रोबायोम। यानी कुदरत ने जो एक बैलेंस हमें दिया है हमारे आंतों में और स्किन में, करोड़ों बैक्टीरिया का जो हमें फुट सोल्जर्स दिए हैं, पैदल सिपाही दिए हैं, हम उन्हें नष्ट कर रहे हैं बिना बात में, बिना सोचे समझे। जहां जरूरत है वहां एंटीबायोटिक लेना बिल्कुल जायज है, बट छोटे खांसी जुकाम में हम ले रहे हैं, और कोरोना के बाद तो शायद और भी लेने लगे। और हम इस तरह से अपने सिस्टम को खराब कर रहे हैं, नष्ट करने पर तुले हुए हैं। क्या प्रमाण है मैं जो कह रहा हूं उसका? वो पुस्तकें हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मैं समझता हूं इस समय जितना डॉलर्स, रिसर्च डॉलर्स माइक्रोबायोम के लिए है, शायद इतना किसी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं है इतना जितना माइक्रोबायोम, माइक्रोबायोटा भी कहते हैं, माइक्रोबायोम या माइक्रोबायोटा। अब आप देखिए, शुरुआत करते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डॉक्टर मार्टिन ब्लेजर, जो अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजी सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, बहुत बड़े माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। वो क्या कहते हैं, इस पुस्तक में दिखाया है, हाउ द ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक इज स्क्विलिंग आवर मॉडर्न प्लेग्स, मिसिंग माइक्रोबायोम। इस पुस्तक में साथियों ये कहते हैं, इसका मैं पीछे का पढ़ रहा हूं, इन मिसिंग माइक्रोबायोम Martin Blazer invites us into the world of human microbiome, where for hundreds and thousands of years, bacterial and human cells have existed in a peaceful symbiosis that is responsible for the equilibrium and health of our bodies. Now this invisible Eden Gardens Eden is under assault from our over-reliance on medical advances, including antibiotics and cesarean section, threatening the extinction of our irreplaceable microbiome and leading to severe health consequences. आप समझ रहे होंगे, मैं सिंपल वे में बोलता हूं, ये कह रहे हैं जो करोड़ों बैक्टीरिया हमारे साथ मिलियंस ऑफ सालों से रहे हैं और हम एक दूसरे की मदद करते रहे हैं, उस ईडन को अब ओवर यूज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, सही उसकी हम ये नहीं करते,
प्रॉपर यूज तो प्रॉपर यूज है तो होना ही चाहिए, बट ओवर यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, स्पेशली दो चीज हाईलाइट की है इन्होंने, अननेसेसरी एंटीबायोटिक, अननेसेसरी सिजेरियन सेक्शन। मैं समझाऊंगा आपको सिजेरियन सेक्शन से माइक्रोबायोम का क्या रिलेशन है। taking us into lab of his recent groundbreaking studies, Blazer not only provides elegant support for his theory, he guides us into what we can do to avoid the catastrophic health problems in the future. Severe warning दे रहे हैं ये, catastrophic health problems। आप देखिए इनका शब्दों का चुनाव। अब ये देखिए, रीजन फॉर डिजास्टर लिखते हैं अपनी किताब में, इनकी किताब में 6 पेज पर। द रीजन फॉर डिजास्टर आर ऑल अराउंड। कौन सा डिजास्टर? हमने जो अपना बैक्टीरियल फ्लोरा, विशेष रूप से इंटेस्टाइन्स में, आंतों में और कुछ हद तक स्किन पर, जो इसको हमने बैलेंस को गड़बड़ किया है, इस डिजास्टर के लिए क्या कारण बताते हैं? द रीजन फॉर दिस डिजास्टर ऑल अराउंड इंक्लूडिंग यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। ये इस किताब में लिखते हैं कि एनिमल फार्म्स में जहां से मीट आता है दुनिया भर का, एनिमल फार्म्स बोलते हैं जब हजारों लाखों या जानवर एक साथ रखे जाते हैं, बड़ा अनहाइजीनिक, बड़े ओवर क्राउडेड कंडीशन में, तो वहां पर सब ऑप्टिमल एंटीबायोटिक दिया जाता है साथियों। लो डोज में एंटीबायोटिक दिया जाता है जिससे वो उनका माइक्रोबायोम डिस्टर्ब होके वो जानवर मोटे हो जाए। अब ये देखिए, उनको पहले से पता था कि माइक्रोबायोम डिस्टर्ब करने से मोटापे का रिलेशन, जो हमें अब रियलाइज हो रहा है। मोटापे एपिडेमिक का बड़े से बड़ा कारण निकल के आ रहा है इन पुस्तकों से, वो है डिस्टर्बिंग अवर माइक्रोबायोम बाय ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक, ओवर यूज ऑफ एंटीसेप्टिक्स एंड ओवर यूज ऑफ थिंग्स लाइक सिजेरियन सेक्शन। ये क्या कहते हैं? use of antibiotic in human animals, cesarean section, and widespread use of sanitizers and antiseptics, to name just a few. While antibiotic resistance is a huge problem, old killers like tuberculosis are increasingly resistant and making a comeback. तो ये इनकी किताब से मैंने आपको बताया कि कैसे ये समस्या गंभीर होती जा रही है, और आगे मैं फिर आऊंगा इस पुस्तक पे। 2 मिनट के लिए आ सकता है वो गोद में अद्वैत आगे और चलें और पुस्तकों को देखें। ये एक पुस्तक है साथी, द इनसाइड स्टोरी ऑफ ह्यूमन बॉडीज मोस्ट अंडररेटेड ऑर्गन गट। गट बोलते हैं आंतों को, लेमन टर्म में गट। ये बहुत फेमस किताब है। ये क्या कहती है? Our gut is almost as important as our brain. देखिए, डॉक्टर जूलिया एंडर्स विश्व प्रसिद्ध ऑथर हैं, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। Our gut is almost as important as our brain or our heart, yet we know very little about how it works. हाँ, मैं बताऊंगा, किसी ने कमेंट दिया है, इट इज नोन, आपके लिए नोन होगा जो भी लिख रहे हैं, बट बहुत सारे लोगों के लिए नोन नहीं है, इसलिए बताना जरूरी है। मैं एंड में बताऊंगा, थोड़ा धैर्य रखिए। आवर गट इज ऑलमोस्ट एज इंपॉर्टेंट एज आवर ब्रेन, yet we know very little about it. Anders shows rather than utilitarian and, let's be honest, somewhat embarrassingly body part we imagine. आगे लिख रही हैं कि scientists are just discovering quite how much it is to offer. New research shows that gut bacteria can play a role in everything from obesity and allergies to Alzheimer's. Alzheimer's तक में इसका रोल निकल के आ रहा है। Let them eat dirt. ये देखिए कैसी किताब है, इसका टाइटल ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। ब्रेट फिनले और एरेटिया PhD ये लिखते हैं, ये लिख रहे हैं, और इन्होंने अपनी रिसर्च भी करी है। ये लिखते हैं, in 200 years since we discovered that microbes cause infectious disease, we have battled to keep them under control. But a recent explosion of scientific knowledge has led to undeniable evidence that early exposure to these organisms is beneficial to our children's well-being. In our modern lifestyle, with its emphasis on hyper cleanliness, is having a negative effect on children's life.
इस किताब में ये आर्ग्यू करते हैं कि बच्चे को जब हम बहुत ज्यादा साफ उसमें रखते हैं, हाइजीन हाइपोथेसिस कहते हैं इसको, बहुत ज्यादा क्लीन उनमें रखते हैं, खिलौने भी डिटोल से धोते हैं, फर्श भी जो है वो एंटीबायोटिक से करते हैं, तो बच्चे को जो माइक्रोबायोम डेवलप होना चाहिए, उसके अंदर जो बैक्टीरियल फ्लोरा डेवलप हो जाना चाहिए फर्स्ट 3 इयर्स में, वो डेवलप नहीं हो पाता है। इसमें एक सिजेरियन सेक्शन भी इसका एक कारण है। जब हम सिजेरियन से बच्चे पैदा करते हैं तो जो बर्थ कैनाल से जब बच्चा निकलता है तो माँ का जो सिक्रीशन है बर्थ कैनाल का, वो उसके अंदर चला जाता है और उससे उसका माइक्रोबायोम किक स्टार्ट होता है, किक स्टार्ट। बट जब हम सिजेरियन करके उसको निकाल लेते हैं सीधे, तो बच्चे को वो माइक्रोबायोम का एक्सपोजर नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। इसका भी रिलेशन पाया गया है बाद में ऑटो इम्यून डिजीजेस। इसी तरह ब्रेस्ट फीडिंग जब हम नहीं कराते और बॉटल फीड या और कराते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी बच्चे को माइक्रोबियल फ्लोरा का एक डोज मिलता है, उसको एक गट में उसका माइक्रोबायोम डेवलप होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना हम अननेचुरल होते जाएंगे, जितना हम आर्टिफिशियल होते जाएंगे, उतना ही हम। इसी तरह से एक पुस्तक है, ये बहुत ही फेमस पुस्तक अभी आई है, द गुड गट, और ये कपल हैं जस्टिन सोनेनबर्ग एंड एरिका सोनेनबर्ग, पीएचडी हैं दोनों। ये क्या लिखते हैं इसमें, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज जस्टिस एंड एरिका सोनेनबर्ग are pioneers in one of the most exciting field of human health and wellness today. The study of relationship between bodies and trillions of organisms to our bodies play host the microbes we call microbiota. Sonnenberg argue that microbiota helps determine whether we are sick or healthy, fit or obese. ध्यान दीजिएगा, हमारा माइक्रोबायोटा डिसाइड काफी हद तक डिटरमिन करता है कि हम उसी भोजन से एक जना मोटा हो रहा है, उसी से एक जना बिल्कुल मोटा नहीं हो रहा। वो कहते हैं माइक्रोबायोम इज वन ऑफ द फैक्टर्स जो डिसाइड करता है कितना उसमें से एब्जॉर्ब किया जाएगा, कितने कैलोरीज, कितना वो भी आ रहा है। और मैंने आपको बताया बहुत सारी बीमारियों में है इसका। एंड हाँ, माइक्रोबियल ह्यूमन, बट वी नाउ बिकॉज ऑफ द चेंज इन डाइट, एंटीबायोटिक ओवर यूज and over sterilization, our gut microbiota is facing a mass extinction event. mass extinction event यूज किया है इन्होंने, किन चीजों की वजह से, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक, ओवर सैनिटाइजेशन, ओवर स्टेरिलाइजेशन एंड चेंजिंग डाइट। डाइट के ऊपर मैं आपको फिर बताऊंगा कौन सी डाइट, विच में एक्सप्लेन द मिस्टीरियस स्पाइक इन एवरीथिंग फ्रॉम फूड एलर्जीज टू ऑटिज्म, कैंसर टू डिप्रेशन, इतनी सारी रेंज बीमारियों का। इसीलिए मैंने कहा माइक्रोबायोम में जितनी रिसर्च है उतनी शायद किसी में नहीं है। द गुड गट ऑफर्स ए ग्राउंड ब्रेकिंग न्यू प्लान फॉर हेल्थ फोकस्ड ऑन नॉर्मलाइजिंग योर माइक्रोबायोटा इंक्लूडिंग रेसिपीज एंड मेन्यू प्लान, इसमें इन्होंने दिया है। तो ये किताब आ गई। उसके अलावा फिर ये एक और किताब आ गई, द गट फीलिंग माइक्रोबायोम एंड आवर हेल्थ, एलिजो फेसो एंड सुसी फ्लेहर्टी, ये भी एक किताब आ गई जिसमें पूरा ये सब दिया हुआ। उसके अलावा आप देखिए एलेना कोलन, 10% ह्यूमन, हम केवल 10% ह्यूमन है, 90% हम बैक्टीरियल कॉलोनी है, इनका कहना है। और इन्होंने भी बहुत बढ़िया ये पुस्तक लिखी है, द ग्राउंड ब्रेकिंग गाइड रिवील्स हाउ अवर पर्सनल कॉलोनी ऑफ माइक्रोब्स रन 90% of our bodies, challenging how we view diet, modern disease and medicine. Microbes influence our gut, weight, immune system, mental health, and even our choice of partner. And so understanding them can unlock many of the mysteries of modern disease, including obesity, autism, mental health, gut disorders, allergies, autoimmunity, and even cancer. माइक्रोबायोम का रोल आप देखिए कितना बड़ा होता जा रहा है। ओबेसिटी जो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है इस समय, वो उससे है, कुछ हद तक कैंसर से भी निकल रहा है, ऑटिज्म और ऑटोइम्यून डिजीज तो निकल ही रहा है, टाइप 1 डायबिटीज से निकल रहा है। ये भी रिसर्च है कि जिन बच्चों को फर्स्ट ईयर में एंटीबायोटिक दे दिया जाता है, हो सकता है कई बार जरूरत भी हो, कर नहीं भी है अगर, तब भी दिया जाता है,
तो उसका भी नतीजा ये होता है बच्चे को अस्थमा होने के चांस पूरे जीवन में बढ़ जाते हैं। सवाल ये है, जैसा कि इन्होंने पूछा था शुरू में, कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन काफी हद तक तो समझ में आ ही गया होगा, मैं फिर बता देता हूं, अपने ही आर्टिकल से पढ़ के बताता हूं। कुछ सॉल्यूशंस जो कॉजेज हैं, एक बार वो रिपीट कर देता हूं क्यों हो रहा है। Gut microbiota influences the very areas of human health, from innate immunity to appetite. Targeting the gut microbiota with probiotic or dietary fibers benefits human health and could potentially reduce obesity. दो चीजें हैं साथियों, प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक। प्रोबायोटिक हैं दही वगैरह या ये विजिलैक जो टैबलेट्स देते हैं, और रिसर्च बताती है कि जब ये एंटीबायोटिक के साथ ये टैबलेट दिए जाते हैं तो उनका जो नुकसान होता है एंटीबायोटिक से, एंटीबायोटिक कारपेट बॉम्बिंग, इन्होंने एक वर्ड यूज किया है कारपेट बॉम्बिंग, गट फीलिंग वालों ने, कि कारपेट बॉम्बिंग की तरह है हमारा जो एंटीबायोटिक है। आपको मालूम है कारपेट बॉम्बिंग क्या होता है? कारपेट बॉम्बिंग ये होता है कि खूब सारे बॉम्ब एक साथ डाल दिए जाते हैं, जैसा कि यूक्रेन में हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं, अगर हम साथ में प्रोबायोटिक्स दे दें, दही दे दें, मट्ठा दे दें या टैबलेट्स दे दें, तो उसका नुकसान कम होता है। साथियों, एक रिसर्च हुई है LLRM मेडिकल कॉलेज में, जहां का मैं पढ़ा हुआ हूँ, मेरठ का जो सरकारी कॉलेज है, वहां एक रिसर्च हुई है, अभी पब्लिश हुई है, परसों ही पेपर में आया था, कि सेप्टिसीमिया जो बच्चों की एक बहुत भयंकर बीमारी है, जानलेवा, उन्हें जब प्रोबायोटिक्स दिया गया, यानी ये चीजें दी गई जो विजिलैक या फ्रेंडली बैक्टीरिया है, स्पोरोलैक, विजिलैक, बहुत सारी प्रिपरेशंस आ गई हैं आजकल, तो उनके सर्वाइवल के चांस बढ़ गए इतनी सीरियस बीमारी में। तो प्रोबायोटिक्स है, एक प्रीबायोटिक्स है। प्रीबायोटिक्स वो भोज्य पदार्थ हैं जो हमारे बैक्टीरिया का भोजन होते हैं, जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया को पुष्ट करते हैं। दे आर फाइबर्स विच इंक्लूड्स वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स तो हमारे माइक्रोबायोम को पुष्ट करते हैं, सुदृढ़ करते हैं। और फास्ट फूड, अल्कोहल, टोबैको, फ्राइड फूड्स, वेरी हॉट फूड्स, दीज डिस्ट्रॉय अवर माइक्रोबायोम। सो आप समझ गए होंगे सॉल्यूशन क्या है, कि ज्यादा से ज्यादा हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल खाने चाहिए, दही या मट्ठा लेना चाहिए, फर्मेंटेड फूड्स लेने चाहिए। और यही फूड्स हमें कैंसर से बचाते हैं, यही ब्लड प्रेशर से बचाते हैं, यही हार्ट अटैक से बचाते हैं, यही कैंसर से बचाते हैं। कितने मजे की बात। तो एक तो सॉल्यूशन ये है, हमें अपनी डाइट, अपनी ट्रेडिशनल डाइट पे आना पड़ेगा, वेस्टर्न की नकल करनी बंद करनी पड़ेगी। फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, कोला, चिप्स महीने में एक बार पार्टी के रूप में ले लीजिए, उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। एक सॉल्यूशन तो ये हुआ। दूसरा सॉल्यूशन ये हुआ, एंटीबायोटिक तभी लें जब उसका क्लियर कट इंडिकेशन हो। डॉक्टर से पूछ के लें, और डॉक्टर से भी ये पूछ लें कि साहब ये बहुत जरूरी है क्या। कभी भी स्टोर से ना लें। बहुत एंटीबायोटिक इज कारपेट बॉम्बिंग फॉर अवर हेल्दी बैक्टीरिया, उनके लिए ये बहुत खतरनाक होता है, और जो हमारे लिए भी खतरनाक है। और आपको पता होगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतनी जबरदस्त आ रही है, इतनी जबरदस्त आ रही है। आपको एक और बात बताऊंगा, आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, फीकल ट्रांसप्लांट से लोगों की जान बच रही है। फीकल ट्रांसप्लांट क्या है? मान लिया किसी बच्चे को बहुत सीवियर क्लोस्ट्रिडियम डिफिकली, एक बहुत ऐसा बैक्टीरिया है जो कि जानलेवा होता है, उसका कोई एंटीबायोटिक असर नहीं करता। ऐसे लोगों में जब उसकी हेल्दी मदर का उसका शिट, यानी कि उनका फीकल मैटर, उसको थोड़ा वो करके डाइल्यूट करके राइल्स ट्यूब से जब दिया गया, बच्चे के पेट में माँ का शिट डाला गया, बच्चे की जान बच गई। दिस इज नोन एज फीकल ट्रांसप्लांट। कोई एंटीबायोटिक नहीं काम कर रहा था। इसका मतलब यह है कि ये कितनी बड़ी चीज, ये हेल्दी माइक्रोबायोम हमारी जान तक बचा सकते हैं। तो एक तो फूड की बात आई, प्रीबायोटिक्स लें, प्रोबायोटिक्स लें। एंटीबायोटिक बिना बात में यूज ना करें, जब तक बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन ना हो, बिल्कुल ना ले। मैं यहाँ भगवान का नाम लेके कह रहा हूँ, ईश्वर का नाम, गुरुदेव का, मैंने पिछले 10 सालों से आज तक एक बार भी एंटीबायोटिक नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि मैं एंटीबायोटिक के अगेंस्ट हूँ, मगर बाय गॉड्स ग्रेस थोड़ा आयुर्वेद और थोड़ा योगा वगैरह करके अपना ध्यान रखता हूँ। मुझे जरूरत नहीं पड़ी, पड़ेगी जरूर लूंगा, पूरे डोज में लूंगा, जितनी जरूरी उतना ही लूंगा, अभी तक नहीं लेनी पड़ी।
हम बिना बात में एंटीबायोटिक लेते हैं, वायरल फीवर में लेते हैं, सर्दी जुकाम में लेते हैं, कोरोना में भी खूब ओवर यूज हुआ एंटीबायोटिक का, जबकि निकल के आ रहा है कि उसका कोई लाभ विशेष नहीं हुआ, केवल कुछ केसेस में हुआ। तो एक ये हो गया। दूसरा, जितना हो सके डिसइंफेक्टेंट सोप, डिसइंफेक्टेंट ये, डिसइंफेक्टेंट वो, इनका यूज भी कम करिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे स्किन का जो फ्लोरा है, और आपको मालूम होगा जैसे ही हम डिसइंफेक्ट करते हैं विद इन मिनट्स वो बैक्टीरिया वापस आ जाते हैं। एरिस्टोटल ने कहा था नेचर डज नॉट लव वैक्यूम, नेचर डज नॉट लव वैक्यूम। जहां आपने वैक्यूम बनाया बैक्टीरिया का, तुरंत आ जाएंगे। उनका यूज कम करिए। डिलीवरी के टाइम जहां तक हो सके, जब तक अवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल हो बात अलग है, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को रिक्वेस्ट करिए कि मैम शुरू से ही एंटीनेटल पीरियड से ही कि आप ऐसी एक्सरसाइज बताएं, ऐसा हमारे उसको बताएं गर्भवती महिला को, ये अपने मसल्स को एक्टिवेट रखें, एक्टिव रहें, ताकि ये नॉर्मल डिलीवरी में जा सके। और सिजेरियन सेक्शन के तो और भी बहुत सारे नुकसान, हालांकि जरूरत पड़ने पे लाइफ सेविंग है, बट अननेसेसरी करेंगे तो इसका नुकसान है। एक नुकसान ये है, बच्चे का माइक्रोबायोम नहीं डेवलप होगा। बच्चे को बहुत ज्यादा हाइजीनिक में ना रखें, बहुत ज्यादा साफ सफाई मत रखें, हर चीज डिटॉल से या एंटीबायोटिक से ना धोएं थोड़ा, और उसको मिक्स होने दें अपने साथियों से, अपने बच्चों से, ठीक है ना। प्रोबायोटिक टेबलेट फॉर्म में भी आती है, किसने लिखा है, हाँ वो भी है, बट नेचुरल फॉर्म में मिल जाए तो और भी बढ़िया है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। हेल्दी फूड लें, है ना। और माइंड का और माइक्रोबायोटा का भी रिलेशन पाया गया, डिप्रेशन में भी रिलेशन पाया गया। शायद इसीलिए हमारी माताएं हमारे बच्चों को, हमें बचपन में एग्जाम के टाइम दही खिला के भेजती थी, क्योंकि दही से माइक्रोबायोम पुष्ट होता है, और माइक्रोबायोम जब हेल्दी होता है, बैलेंस में, तो हमारा माइंड भी शांत रहता है। ऐसा कुछ लिंक मिल रहा है, कंक्लूसिव नहीं है बट मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ ये दही, मट्ठा, अपना देसी भोजन, अपना बैलेंस डाइट, हाई फाइबर डाइट लेना, ये चीजें अवॉइड करना, ये सब हमें छोड़ना पड़ेगा। ये फास्ट फूड, वेस्टर्न फूड, हमें अपने भोजन पर आना पड़ेगा। एंटीबायोटिक का मिनिमम यूज करना पड़ेगा। हाइजीन हाइपोथेसिस कहती है बहुत ज्यादा बच्चों को टू मच क्लीनलीनेस इज काउंटर प्रोडक्टिव। उन्हें खेलने दीजिए रेत में, सैंड पिट में खेलते थे बच्चे पहले, बंद हो गया वो चीज अच्छी है, थोड़ा थोड़ा धूल धक्कर थोड़ा बहुत लगना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं इतने समय में इतना ही बता सकता था, बट मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये एक अवसर मुझे भगवान ने दिया आपके चैनल के माध्यम से कि एक इतना इंपॉर्टेंट विषय पर हम चर्चा कर सकें। और इतनी सारी पुस्तकें हैं, मैंने आपको बता दिया। मेरा आर्टिकल है डिटोरेटिंग ह्यूमन माइक्रोबायोम एन इमर्जिंग ग्लोबल हेल्थ चैलेंज, मेरे नाम से डालेंगे, ये मिल जाएगा, इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ में है। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा, मुझे अपना प्रचार नहीं करना है, बट आपको जानने के लिए पूरा आर्टिकल है। और इंटरेस्टिंग बात है, रीडर डाइजेस्ट, रीडर डाइजेस्ट मैं समझता हूँ आप लोग पढ़ते होंगे, नहीं तो जरूर पढ़िए। फरवरी 2020 में, 2022 में ये आर्टिकल रीडर डाइजेस्ट में आया, माइक्रोबायोम। रीडर डाइजेस्ट में वही चीज आती है जो बिल्कुल रिलेवेंट होती है, लेटेस्ट होती है। बड़ा अच्छा आर्टिकल आया गट माइक्रोबायोम के बारे में। उसमें भी यही स्टेप्स दिए हुए हैं सारे कि साहब फाइबर ज्यादा खाइए, डाइवर्सिफाई योर डाइट, अपने डाइट को एक सा मत रखिए, कभी कुछ खाइए, कभी ब्राउन राइस खाइए, कभी सलाद खाइए, कभी रोटी खाइए, चोकर वाली रोटी खाइए, कभी बेसन मिला लीजिए, कभी सब्जियां, ये सब चीजें जो हैं मिक्स करके खाइए। एंटीबायोटिक, गो इजी इन एंटीबायोटिक कहती है आर्टिकल, कम से कम एंटीबायोटिक यूज करिए, जहां जरूरी है वहीं करिए। कारपेट बॉम्बिंग अपने पेट का अवॉइड करिए। कंसिडर प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स में नेचुरल भी हैं, खाने के रूप में भी हैं, और टैबलेट्स भी हैं, जैसा आपको ठीक लगे। एंटीबायोटिक के साथ तो जरूर खाइए प्रोबायोटिक टैबलेट। स्टे एक्टिव, एक पॉइंट और मैं भूल गया था, रिसर्च ये भी बताती है जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, उनका एंटीबायोटिक, उनका माइक्रोबायोम ज्यादा हेल्दी पाया गया, ज्यादा बैलेंस्ड पाया गया। तो कुल मिला के मैं कहूं तो हेल्दी लाइफस्टाइल का जो कंसेप्ट डेवलप हो रहा है वर्ल्ड ओवर, खाने में, वॉकिंग में, भोजन में, वो ही माइक्रोबायोम को फेवर करता है। सो लेट अस प्रिजर्व आवर माइक्रोबायोम, लेट अस डू नॉट अलाउ दिस मास एक्सटिंक्शन। और एनिमल्स को जो एंटीबायोटिक दिया जा रहा है वो भी हमारे अंदर आ जाता है मांस के थ्रू, तो एनिमल्स को भी ना दे, क्योंकि वो भी
ये कहते हैं मार्टिन मिसिंग माइक्रोबायोम में मार्टिन ब्लेजर, बड़े से बड़े माइक्रोबायोलॉजिस्ट, कि एनिमल्स को जो एंटीबायोटिक दिया जा रहा है वो भी हमारे सिस्टम में आ जाता है चिकन के थ्रू और मटन के थ्रू, तो वहां भी ना दे, वो भी हमारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर। तो बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ी बात है, दुनिया भर में काम हो रहा है। मेरे आपसे गुजारिश यही है कि अपने को सावधान हो जाएं, इन चीजों का साइंस का यूज करें, मिसयूज ना करें, टेक्नोलॉजी का यूज करें, मिसयूज ना करें, तो हम सेफ रहेंगे और दीर्घायु रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर राहुल, दिस वाज रियली ए ग्रेट सेशन। और आज के सेशन में हमने कुछ बुक्स का नाम जाना, जो मेरे दोस्त होंगे उनको बुक्स अगर मिल जाए कहीं से, इवन अमेज़न पे इजीली अवेलेबल है। बुक्स के नाम मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मिसिंग माइक्रोबायोम्स, लेट देम ईट द डर्ट, गुड गट एंड गट फीलिंग्स। द गुड गट मैंने पढ़ी हुई है, बहुत ही अच्छी बुक है और बहुत ही सिंपल बुक है। एंड यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आवर गट इज द सेकंड ब्रेन। जितना हम अपने सेकंड ब्रेन को एक्टिव रखेंगे, हम सेकंड ब्रेन से, अभी नई रिसर्च जैसे डॉक्टर राहुल ने बताया, सिर्फ हमारा ब्रेन सेरोटोनिन रिलीज नहीं करता, हमारा गट जो है वो भी एक जगह है जहाँ से सेरोटोनिन रिलीज होता है, हमें हैप्पीनेस देता है, हमें डिप्रेशन से बचाता है। और जो डॉक्टर राहुल ने अपने आर्टिकल में बताया दैट कैसे हम अपनी डिफरेंट डिजीज से बच सकते हैं, डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, उनको मिट्टी में खेलने दें। सबसे बड़ी बात तो यही है, हम जितना उनको हाइजीन रखते हैं, अरे मिट्टी मत जाओ, अरे बारिश में मत जाओ, यहाँ मत जाओ, तो उन्हें बोलो जाओ भैया कोई बात नहीं है। तो थिंक इज दैट हमारा जो पर्पस है स्पिरिचुअल डॉक्टर होलिस्टिक हेल्थ का, वही है लास्ट 100 ईयर्स में। यस वी नो दैट मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है, हमें बहुत सारी चीजें मिली हैं और ह्यूमैनिटी को और आगे लेके गए हैं। वहीं वहीं हमने ओवर यूज भी बहुत चीजों को किया है। डॉक्टर राहुल ने बताया ओवर यूज को रोकना है हमें, ऐसा नहीं हमें बचना है, ये जब जरूरत पड़ेगी हम उसकी जरूरत को फुलफिल करेंगे, उसको यूज करेंगे, लेकिन उसको डिमार्क करना है, कहाँ पर हमें रुकना है, बहुत जरूरी है। उसी पर्पस के साथ में हम स्पिरिचुअल डॉक्टर होलिस्टिक हेल्थ अपना काम कर रहे हैं। 2 साल हम अपने आज पूरे कर रहे हैं। होप हम अपना जो मिशन है इस तरह से आगे लेते जाएंगे। और जैसे डॉक्टर राहुल ने नाम लिए हैं बहुत सारे फॉरेन यूएसए डॉक्टर के, आने वाले समय में इंडियन डॉक्टर्स के नाम भी बुक्स का नाम लिया जाएगा। एंड वी आर होपिंग फॉर दैट द इंडिया जो डायस्पोरा है या इंडियन डॉक्टर्स हैं, तो वो आगे आए, बुक्स लिखें, रिसर्चेस करें और इस साइंस को और हम आगे बढ़ा सकें। इंडियन की भी एक बुक है, सॉरी मैं भूल गया था, रवि मांथा is a journalist. He has written a wonderful book. तो इंडियन भी है, मतलब he is not a scientist but he has done it very well, all about bacteria. और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ जो हमारा लास्ट सेशन है आज का, वो 4 to 5 डॉक्टर खादर बली, जिनको मिलिट्री मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, वो भी आज बात करेंगे। तो हम लोग एक्साइटेड हैं, इसी टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे, इसी टॉपिक के साथ हम एंड करेंगे। डॉक्टर राहुल थैंक यू वेरी मच। और आखिरी आपके कुछ शब्द स्पिरिचुअल डॉक्टर होलिस्टिक हेल्थ के लिए कुछ आप कहना चाहें, हमारे दर्शकों को कहना चाहें? बस मैं ये कहूंगा, चरवेती 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 जो उपनिषद में कहा है, चलते रहो। आप जो काम कर रहे हो आप लोग, वो बहुत ही सराहनीय है, भगवान का कार्य है, इस पे चलते रहिए, भगवान आपको शक्ति देते रहें और ऐसे ही लोगों को एनलाइटन करते रहें, क्योंकि आम जनता को बहुत सारी बातें नहीं पता होती, वो बेचारे भ्रमित रहते हैं, उन्हें पहुंचाना ये चीज है। डॉक्टर्स को तो कई बार पता भी होता है, कई बार नहीं भी होता, बट आम जनता को तो बेचारों को कुछ नहीं पता होता। तो इसलिए ये जो आप जनता को जागरूक कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कार्य है, बहुत पुनीत कार्य है, बहुत सात्विक कार्य है। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मा ने नमः। थैंक यू डॉक्टर।